सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। हिंदुस्तान को दुनिया का जाहिल तरीन मुल्क करार दिया गया है। एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन साथ ही 6 दिन गुजर चुके हैं, तालिबान इक़्तिदार में आ गए हैं। हुकूमत कैसी बनेगी, इस हुकूमत को बनाने का तरीक़ेकार क्या होगा, जमहूरियत होगी नहीं होगी, तरीक़ेकार क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो अफ़गानिस्तान में हुआ उसमें किसकी जीत हुई और कौन हारा? तालिबान की जीत हुई, अमेरिका की भी जीत हुई, पुरअमन तौर पर अमेरिका निकल गया, रूस की भी जीत हुई। रूस आखिरकार अब मीठे पानी तक पहुंच जाएगा, जिस तरह से वो चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ और ईरान के साथ चल रहा है। चाइना की भी जीत हुई। चाइना फाइनली अब तरक्याती मंसूबे जो अफगानिस्तान में नहीं मुकम्मल हुए उसको मुकम्मल करने की तरफ जा रहा है। ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में सीपैक की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सभी की जीत हुई है, तालिबान की, अफगान अवाम की भी जीत हुई है। अगर शिकस्त हुई है और बुरी शिकस्त हुई है तो वह हिंदुस्तान की हुई है। $3 अरब की सरमायाकारी डूब गई है और उनके वो सारे अज़ाइम जो दहशतगर्दी से मुतालिक थे, TTP को इन्वेस्ट करने के, ISIS को इन्वेस्ट करने के और बलोच अलहदगी पसंदों को पैसा लगाने के और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के, वो तमाम अज़ाइम उनके ख़त्म हो गए, खाक में मिल गए। अब हिंदुस्तान में सूरत हाल है क्या और किस तरह अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनने जाएगी, सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और किस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है बड़े नामवर तर्जुमा निगार हैं, रिटायर्ड जर्नल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम फैसल। सर, ऐसा लगता है कि सबकी कामयाबी हुई, शिकस्त हुई तो बहुत बुरी शिकस्त हुई और हिंदुस्तान को हुई। एक अमन की तरफ जा रहा है। लोग सोचते नहीं थे तालिबान इस तरह बर्ताव करेंगे, लेकिन तालिबान तो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। बहुत पुरअमन तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। सूरत हाल उस तरह की नहीं दिखाई दे रही जिस तरह की इंटरनेशनल मीडिया बताता रहा है। हर चंद घंटों के बाद एक नई चीज़ सामने आती है और वो हैरान कर देती है सारे दुनिया को, जिस तरह तालिबान बिहेव कर रहे हैं। आपके ख्याल में तालिबान ने क्या क्या चीजें सीखी हैं? देखिए, तालिबान ने सबसे पहली और मैं समझता हूँ सबसे अहम चीज जो सीखी है वो ये है कि जब तक अवाम की मुकम्मल हमायत ना हो और अवाम आपके नुक्ता नज़र के साथ खड़े ना हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। और अफगानिस्तान जैसे मुल्क में, बल्कि कहीं भी, जब आप इख्तिदार को सिर्फ मोनोपलाइज करना शुरू कर दें, अपने सिवा किसी और को हिस्सा देने पे तैयार ना हो, तो उसका नुकसान उठाया तालिबान ने। वो बात समझ गए हैं। इसीलिए वो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ जो ग्रोह थे या लीडर्स थे या जो भी कह लीजिए आप उनको, उनसे बातचीत भी कर रहे थे। जो उनके जेर कंट्रोल इलाके थे वहाँ पे अमन कायम करके वहाँ पे स्कूल भी, मदरसे भी, हॉस्पिटल भी चला रहे थे। और वो अफगान अवाम को ये उम्मीद दिला रहे थे कि गुज़िश्ता जिसकी हमने गलतियाँ की हैं 90 की दिहाई में, अब हम उसे सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम चाहते ये हैं कि हम सब मिलकर अफगानिस्तान में अमन लाएं और अफगान अवाम को जो उनका हक है तरक्की का, उनका हक है तालीम का, उनका हक है बाकी दुनिया के साथ जुड़े रहने का, वो हक दिलाएं उनका। तालिबान की बात समझ गए हैं। और ये जो नई पौध है तालिबान की, और जो अफगानिस्तान में जिस वक्त नई पौध सामने आ रही है, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि अब एक दूसरे का गिरबान पकड़ने से नुकसान सबका होगा। तो बेहतर यही है कि बातचीत की जाए और मसाइल का हल तलाश किया जाए और अफगानिस्तान के मफाद में जो चीज़ बेहतर है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए। अच्छा जनरल साहब, ये तो एक चीज़ हुई जो अफगान अवाम भी समझ गए, तालिबान भी समझ गए। पाकिस्तान पे बहुत इल्ज़ाम लगते रहे। पाकिस्तान ने $150 बिलियन का अपना मईशत का नुकसान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया, 70,000 जानें दी, शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे ऑफिसर शहीद हुए, आम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान पे जो परसेप्शन बिल्डअप किया हिंदुस्तान ने, ख़ास तौर पे अमेरिका ने, पाकिस्तान की कुर्बानियों को जो नज़रअंदाज किया, अब दुनिया को समझ आ रहा है, जो इस वक्त हमारी लीडरशिप है, सिविल मिलिट्री दोनों लीडरशिप का जो बयानिया है पाकिस्तान के बारे में, अब दुनिया की राय तब्दील हो रही है। आपके ख्याल में अगले स्टेप्स पाकिस्तान के क्या होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने शुरू दिन से ही
9/11 के बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त जो सदर थे, पहली दफ़ा अमेरिका गए और उनके जो उस वक्त सदर जॉर्ज बुश से मुलाकात की, तो उसमें उन्होंने पहले ही उनको ये कहा था कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये नुकसान होगा आपका, ये नहीं कर सकेंगे या कामयाब नहीं होंगे। बहरहाल पाकिस्तान शुरू दिन से ही ये कोशिश करता रहा कि वहाँ पे अमन के लिए मुज़ाकरात हों और बातचीत आगे बढ़े। आज जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र तस्लीम कर लिया है, तो सबसे ये है कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द कोई ऐसी नुमाइंदा हुकूमत आ जाए जिसे उसको तस्लीम करने में आसानी हो। और इसके लिए पाकिस्तान ने रीजनल अप्रोच अपनाई है, यानी पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 6 मुल्क जो अफगानिस्तान के इमीडिएट हमसाये में हैं, इनसे बातचीत करके एक मुत्तफ़िका लाहेअमल तैयार किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान पे डायरेक्टली और अफगानिस्तान की वजह से जिन पे असर पड़ता है। तो अगर ये सब ममालिक मिलकर एक मुत्तफ़िका लाहेअमल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो लग रहा है कि इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो अफगानिस्तान में अमन का रास्ता हमवार भी हो जाएगा। और ये जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जिससे आपने भारत की बात की, और अमेरिका का जो पोटेंशियल है वो मिसचीफ, वो उसके अमन की कोशिशों से कहीं ज्यादा उसका है, उसको भी यहाँ पे नाकाम बनाने के लिए बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान की बिल्कुल सही अप्रोच है इस वक्त कि जो रीजनल मुल्क है अफगानिस्तान के साथ मिलकर, तालिबान के साथ मिलकर, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एक वसील बुनियाद अबूरी ढांचा। अच्छा जनरल साहब, ये अप्रोच बहुत अच्छी है। असल में लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में अब ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलेंगे, क्या वो काम कर सकेंगी, नहीं जा सकेंगी, काम कर सकेंगी, नहीं कर सकेंगी, लोगों को क्या हकूक़ मिलेंगे, इंसानी हकूक़ होंगे नहीं होंगे, बोलने का इख्तियार होगा नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत सारे NGOs, बहुत सारे इंटरनेशनली जो है वो मीडिया पर बातें चल रही हैं, पुराने क्लिप दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, जमहूरियत होगी नहीं होगी, लगता है ऐसा जमहूरियत नहीं होगी। एक काउंसिल बनने जा रही है जिसके सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह अखंदजादा जो उनके सुप्रीम कमांडर होंगे, उस काउंसिल में तमाम नुमाइंदे होंगे। ये निज़ाम हुकूमत आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह का निज़ाम हुकूमत अफगानिस्तान में बनने जा रहा है? देखिए, अफगानों को और तालिबान को हमें इसका हक नहीं है, उनको एक टाइम देना चाहिए, क्योंकि 20 साल तो अमेरिका ने लगाया, कुछ नहीं कर सका। उनको कुछ हम कम से कम कि वो अपने आप को संभाल ले वहां पे। नंबर 2, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि पाकिस्तान दुनिया में किसी को भी ये क्या हक पहुंचता है कि अफगानिस्तान को बताए कि आप इस तरीके से जिंदगी गुजारें। सही बात। अफगान अवाम का फैसला है, जो भी करना चाहेंगे वो, जिस किस्म का तर्ज हुकूमत वो पसंद करेंगे, जिस तरीके से वो अपने मुल्क को चलाना चाहेंगे, जो हकूक वो समझते हैं जरूरी है वो देना चाहे ना देना चाहे, और आप उनको कैसे मजबूर कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बैन अक़वामी तौर पर मुसल्लमा और असूल हैं, उनके मुताबिक तो तालिबान बार बार कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं। एक तो अफगानिस्तान का DNA समझने में हमें आमतौर पर मुश्किल पेश आती है। अफगानिस्तान जो 70 या 60 या उससे पहले की दहाई में जो अफगानिस्तान था, वो भी कोई इस तरीके से मोनोलिथ एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं चल रहा था उनका। हर इलाके के अपने अपने उनके गवर्नर्स थे, अपने अपने कबाइल का एक रसूख था, जो उनकी गवर्नमेंट थी, शाह साहब थे या जो भी था वहां पे, वो काबुल में बैठते थे, उनके साथ थे, और लोग अपने अपने इलाकों में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने में आजाद थे। ये भी आपको बताता चलूं कि जमहूरियत ग्रास रूट लेवल पर तालिबान से या अफगानों से या पठानों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ, क्योंकि वो अपने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के कायल हैं। और जिरगा सिस्टम जो है वहाँ पे मौजूद है, और जो उनका आपस में रवायत दूसरे का एक पासदारी है, वो शायद दुनिया में बहुत कम माशरों में इतनी पाई जाती है। तो अवाम को उनको मौका दें, मेरा ख्याल है तालिबान को मौका दें, वो इस किस्म का सिस्टम जरूर लेके आएंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। वेरी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, तो उनकी भी ये बड़ी जरूरत है। अफगानिस्तान जल्दी से जल्दी दुनिया इसको तस्लीम करे, और जो इसके माली वसाइल हैं दुनिया के, अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान को बिल्ड करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही साहब। मेरे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा,
तालिबान के लिए चैलेंजेस आप क्या देख रही हैं? जो वो इस वक्त अमल दरामद कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी सामने ला रहे हैं, वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। दुनिया सोचती थी, और अब भी इंटरनेशनल मीडिया पे भी इस तरह की बातें चल रही हैं कि तालिबान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते रहेंगे, औरतों को हकूक़ नहीं देंगे, वो ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसको तस्लीम करना मुश्किल होगा। परसेप्शन जो थे, वो परसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तालिबान की हिकमत अमली से तब्दील हो रहे हैं। मीडिया से भी बात कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ का भी इजहार कर रहे हैं। आप क्या देख रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं तालिबान के लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर? देखिए, बैनुल-अक़वामी तौर पर इस वक्त ख़ुसूसन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हैरान भी है और अमेरिका भी है, क्योंकि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गया है वेस्टर्न एजेंडा। यानी किसी भी मुल्क में जो इन्होंने लिबरल एजेंडा पे इंटरवेंशन का दरवाजा, आया वो डेमोक्रेसी हो, आया वो ह्यूमन राइट्स हो, आया वो रूल ऑफ लॉ हो, वो तो कतई तौर पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब समझिए कि डैमेज कंट्रोल है, और वो डैमेज कंट्रोल ये है कि तालिबान के अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन तालिबान को एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और फिर जो ग्लोबल समझिए बैटल लाइंस है वो आपको नजर आ रही हैं। चाइना और रशिया तो बहुत कंफर्टेबल है तालिबान के साथ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको इश्यूज हैं। तो जो इन्होंने पहली ज़रब लगाई है, पहली ज़रब ये है कि इन्होंने जो अफगानिस्तान के वो फ्रीज कर दिए हैं, वो तालिबान को उनकी एक्सेस नहीं दी जा रही। इसका दरअसल मतलब ये है कि अगर वो कुछ काम करना भी चाहें, बेहतर हुकूमत बनाना भी चाहें, जिसकी वो तवातुर के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे वो उन्हें मजबूर करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड से रुजू करें। तो पहली ज़रब तो आप समझिए ये फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है। दूसरी, उससे ज्यादा मुश्किल बात ये हो सकती है कि अगर वेस्ट इन्वेस्ट करे कि अफगानिस्तान में अमन ना आए, मैनेज्ड केओस रहे, तो वो बहुत खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए भी और पेरिफेरल मुल्कों के लिए भी। अभी तक तालिबान ने बहुत तदब्बर का इजहार किया है। अगर वो इस टॉक को पे अमल कर लेते हैं और उनको चाइना और रशिया से रिक्विजिट सपोर्ट आ जाती है और वो ये मुश्किल पीरियड निकाल लेते हैं और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी सपोर्ट नहीं है तालिबान को, पीछे हट गया है वेस्ट, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो रशिया और चाइना का मामला है, ऐसा लगता है कि वो बहुत अरसे से तालिबान के साथ कनेक्टेड थे, उसका इजहार भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन कौन से ममालिक तालिबान की हुकूमत, जब भी वो इजहार करते हैं, अपनी हुकूमत बनाते हैं, उसका निज़ाम बनाते हैं, कौन कौन से ममालिक पहले तस्लीम करेंगे, और क्या वो कोई माशी पैकेज, कोई तरक्याती पैकेज, कोई इस पूरे सिस्टम के साथ तालिबान के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल है जिस मुल्क ने इस बात का बिल्कुल बरमला इजहार सबसे पहले किया है वो चाइना है, और रशिया ने कहा है कि हम देखेंगे, अगर उन्होंने सही तौर चले तो हम भी सपोर्ट कर देंगे। ब्रिटेन ने तो खासे अर्से पहले कह दिया था कि अगर तालिबान की हुकूमत आई तो हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। देखिए, हम बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज ड्रॉ कर सकते हैं। तालिबान हुकूमत नहीं बना पाएंगे, वो रिफ्लेक्टिव नहीं होगी एथनिक लैंडस्केप की अफगानिस्तान की, वो ह्यूमन राइट वायलेशन करेंगे। ये तमाम सिनेरियोज आप ड्रॉ करें। मुझे बताइए, बशमूल अमेरिका के कौन सा मुल्क है जो अफगानिस्तान में उतर कर उसके हालात बेहतर करना चाहता है? और 20 साल में अमेरिका ने क्या तीर मार लिया? 11 दिन में जो हुकूमत इन्होंने खड़ी की थी वो कोलैप्स की थी। लोग वियतनाम की मिसाल देते, वियतनाम में अमेरिका के निकलने के 2 साल बाद हुकूमत कोलैप्स हुई थी। अफगानिस्तान में 11 दिन बाद कोलैप्स हुई है। अगर वियतनाम में अमेरिका वाज हम्बल्ड, इन अफगानिस्तान अमेरिका स्टैंड ह्यूमिलेटेड, और जो उसके साथी हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, वो आज उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी रिलायबिलिटी पर सवाल। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं एक और स्टोरी पे आ जाता हूँ जब तक डॉक्टर साहिबा की आवाज़ आती है। उससे भी सवाल पूछता हूँ डॉक्टर साहिबा से भी। एक खबर छपी है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में छपी है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। वहाँ पे जो कस्टम्स हैं, रिवायात हैं, वो ऐसी हैं कि सारी दुनिया के अंदर जहालत में, उनके रिवायात के अंदर हिंदुस्तान सबसे आगे चला गया है। गाय का पेशाब पीना हो, गाय का गोबर लगाना हो, कोरोना से बचाव के फार्मूले हों, ख़वातीन के कुत्तों से शादियों का मामला हो,
बहुत सारे ऐसे मामला हैं, कुछ फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट भी दिखाता हूँ आपको जो अखबार में छपी है। जलील साहब, एक तो रुसवाई अफगानिस्तान में हो रही है हिंदुस्तान की, और बहुत बुरी तरह हो रही है। ऐसी रुसवाई शायद मेरा ख्याल है अब हिंदुस्तान की कभी तारीख में हुई नहीं। एक्सपोज होते जा रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं, और इंडियन मीडिया मोदी सरकार के साथ जो कर रहा है, मोदी सरकार की जो रेशो था, जो उनका ग्राफ था, वो बुरी तरह नीचे आया। दूसरा मामला यह है कि एक रिपोर्ट शाया हो गई है, कई अखबारात में शाया हुई है, और उसमें जाहिल तरीन मुल्क करार दिया है। ये इंडिया के साथ हो क्या रहा है जनरल साहब? देखिए, इसका मुकद्दर है। एक तो हम आमतौर पे भूल जाते हैं, अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता मारदे वजूद में ना आता तो भारत का तो कोई तस्वर ही कोई नहीं था। ये तो कभी भी एक उस तरीके से जो आज जिस तरीके से एक मुल्क नजर आ रहा है, ऐसे ना होता। दूसरा, आमतौर पे जो हमारे यहाँ पे तजज़ियाकार है, हम लोग भूल जाते हैं जी कि जब से ये भारत बना है 15 अगस्त 1947 के बाद से, ये लगातार एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के तहत चल रहा है। उस वक्त का नक्शा उठा के देख लीजिए और आज का देख लीजिए, 40% तकरीबन रकबा बढ़ गया उसका। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, वो हिंदुइज्म की जो इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं, वो दुनिया के सामने पहले तो छुपी हुई थी, अब खुल के सामने आ गई हैं। जो ब्राह्मण है, वो उन्होंने खुद ही अपना जिस तरीके से ये तरतीब दिया है इसको हिंदू मत को, उसमें 60 से 70% हिंदुओं को ही इंसान नहीं समझते, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी अक़लियतों को इसी तरीके से वो टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और चौथी चीज देखिए, बड़ी अहम चीज ये है जी कि ऐसा मुआशरा जहाँ पे एक खास जात के लोग छाए हुए थे, जब इस्लाम इस खित्ते में आया तो लोगों को पता चला कि इंसान तो बराबर हैं, यहाँ तो कोई जात पात में तकसीम नहीं है। तो लोगों को उस जहालत से निकालने में जो इस्लाम का रोल था, ये ब्राह्मण को अभी तक पसंद नहीं आया। अब इस सारे को मिला के उन्होंने इतनी कोशिश करने के बाद बीजेपी की सूरत में एक पॉलिटिकल फेस दे दिया है ब्राह्मण ज़ायनिज़्म को जी। अब वो खुल के सामने आ गया है। तो जो भारत की इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं, उनकी अपनी सोसाइटी की जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो हिस्टोरिकली रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, अच्छा, उस सारे को भी सामने नजर आना शुरू हो गया कि जाहिल तो एक चीज है ना, दुनिया का जालिम तरीन मुआशरा है, ये जालिम तरीन मुआशरा है, जाहिल मुआशरा। आपको क्या नजर आता है अब जो नाकामियां हिंदुस्तान को हो रही हैं, क्या हिंदुस्तान में अंदरूनी मामला, जो अलहदगी की तहरीकें हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप्स डेली हिंदुस्तान में होते हैं, जो सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है, कितना चल पाएगा ये मुत्तहिद? कितना आप समझते हैं कि आगे बढ़ेगा इंडिया इसी तरह? देखिए, एक छोटा अगले दिन एक क्लिप सर्कुलेट हो रहा था, आपने भी शायद देखा होगा, किसी इंडियन टीवी पे एक तो कोई इंडियन जो एनालिस्ट था, वो अखबारों को ताने दे रहा था कि हमने आपके लिए ये किया, सड़कें बनाई, ये किया। वो आराम से सुनता रहा, जो अखबार था बैठा हुआ जी। तालिबान का मेरे ख्याल है कोई नौजवान था, वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने कहा, यार हमारी सड़कें छोड़ें, आप अपने पहले मुल्क में लैट्रिन बना दे आप उसको। हिंदुस्तान का टूटना उसका मुकद्दर है। वो इसलिए है कि जहाँ मुआशरे में इतनी तबकाती तकसीम और इतनी गहरी है, जो जुल्म की एक अजीब किस्म की दास्तान रकम हो रही है, जिसके खिलाफ दहाइयों से मुख्तलिफ जो कौमियतें हैं वो अपने आप को आज़ाद कराने पर लगी हुई हैं। और अब जब लोगों ने देखा कि अफगान तालिबान ने 20 साल में दुनिया की सबसे बड़ी जो सो कॉल्ड ताकतें थी, अमेरिका था, बाकी 48 ममालिक थे, उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया है। तो अब तो कश्मीरी भी शेर हैं, जो तो पहले ही शेर थे, जो उनके अंदर दूसरी तरीके चल रही हैं, उनको भी नई तकबीयत मिलेगी। तो भारत को जो सबसे बड़ा दुख इस चीज का है कि तालिबान की कामयाबी की वजह से भारत के अंदरूनी तौर पे जो तजादात हैं, तकसीम है, वो खुल के सामने भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। भारत में अब क्या होने वाला है, इस पर आने वाले प्रोग्राम से बात करूंगा। ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद मामला यह है कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ अब तहरीक चलने वाली है। वो तहरीक कौन चलाएगा और किस मामले पर चलेगी, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलने जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस तहरीक को चलाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने मुहर्रम से पहले ये ऐलान किया था कि सिंध हुकूमत कराची के साथ
सिंध के साथ तासुब कर रही है। जो कोटा है उस कोटे के मुताबिक भी ना पानी मिल रहा है, ना जॉब्स मिल रही हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत सख्त हैं। आज भी उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब देखना यह है कि मुस्तफ़ा कमाल जो भी इतने अरसे से कैंपेन चलाते रहे हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें ये मौका देती है कि वो ग्राउंड पर एहतजाज करें? एक जानिब पीटीआई है जो मुसलसल कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। 12,000 अरब रुपए पिछले 13 सालों के अंदर खर्च हुए हैं और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता नहीं पा रही। और ये MQM भी ये बात कर रही है, जमात इस्लामी भी ये बात कर रही है, PTI भी ये बात कर रही है, PSP भी ये बात कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम कराची को वो हक देंगे जो उसका जायज़ मकाम है। हम कराची में ट्रांसपोर्ट भी चलाएंगे, हम कराची के लिए पानी के मामलात को भी ठीक करेंगे, मेरिट पर नौकरियां देंगे। और वो किसी भी इस बात से मुत्तफिक नहीं है जो PTI की गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट कहती है, PTI की लोकल सिंध की लीडरशिप कहती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है। किसी भी इल्ज़ाम के ऊपर वो आगे नहीं बढ़ती। मेरे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल साहब से रब्ता जैसे ही जुड़ता है हम उनसे सवाल पूछेंगे ये तहरीक किस सतह की होगी और कब तक जारी रहेगी और इस तहरीक के टारगेट्स क्या होंगे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कराची के एक ऐसे मेयर रहे हैं जिनके दौर के अंदर कराची में सबसे ज़्यादा, तारीख़ में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं उनसे सवाल पूछते हैं कि तहरीक कितनी ख़तरनाक होगी और इस तहरीक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे क्या असर पड़ेगा। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब पिछले कई माह से कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पानी दे रही है, ना रोज़गार दे रही है। सिंध में कोटा है लेकिन कोटे की बुनियाद पर नौकरियाँ भी नहीं मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल आवाज़ है। मुस्तफ़ा भाई आपने बहुत लंबी कैंपेन चलाई और इस कैंपेन के बाद अब लोगों को इंतज़ार है, जो आपने बातें कही थी, मुहर्रम के बाद एक ऐसी तहरीक चलेगी जो सिंध हुकूमत को गिरा देगी। ये तहरीक कब से चल रही है, कब चलेगी? देखिए हम उसकी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और मुहर्रम अभी ख़त्म हुआ है और हमारा कोई भी दिन जो है वो फारिग नहीं है। डेफिनेटली हम लोगों हमारा जो तरीक़ाकार है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर चूंकि तहरीक लोगों से चलनी है। डेफिनेटली ये तहरीक अखबारों में और हमने ये बात की कि भाई अब इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि लोगों को सड़कों पर लेकर आया जाए। तो लोगों पर को सड़कों पर लेकर आने के लिए डेफिनेटली लोगों को तैयार करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। उसके लिए जो हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुबह दोपहर शाम के हिसाब से रोजाना हमारी डे एंड नाइट मीटिंग्स चल रही हैं, तैयारी हो रही है उसकी। और इंशाल्लाह ताला जब ये सारा सिलसिला जो है वो जिस तरह ये उसी के समझें कि ये जो हम बात कर रहे हैं उस कैंपेन का ही हिस्सा है, उसकी तैयारी शुरू है। और हम लोगों को भी यही जाकर कह रहे हैं कि देखो भाई घर पे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। ये आपकी बात सुनने वाले लोग नहीं है। अगर उन्होंने बात सुनकर, मसाइल को सुनकर हल करना होता तो ये कब के कर लिए होते। तो हम बिल्कुल, और लोग इससे एग्री कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब ये हमारा सारा सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और फिर ये रिसेंटली अभी अफगानिस्तान का जो इशू है, डेफिनेटली ये आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी इसके असरात हैं और आपके डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर भी इसके असरात हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम और वक्त से गुजर रहा है क्योंकि देखिए ये जंग खत्म नहीं हुई है, अभी किसी की फतह या किसी की जीत नहीं हुई। एक मरहला आया है वहां पे। यकीनन जो कुव्वतें जिनको एम्बैरसमेंट हुई है 20 सालों के बाद वो कोई खत्म नहीं हो गई हैं। और आज अगर जाहिर है उसके असरात होंगे, सही कह रहे हैं आप। अच्छा कमाल भाई, ये जो सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आप आयद करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानती। वो समझते हैं कि हमने 13 साल में बहुत खिदमत की है कराची की, बहुत खिदमत की है सिंध की। सिंध के लोग आइंदा भी हमें वोट देंगे, सिंध के लोग हमारे साथ हैं, कराची के लोग हमें वोट दे रहे हैं। हमने कराची में ज़मीनी इंतखाबात में सारी पार्टीज़ को हराया है। मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो,
जरदारी साहब, कोई भी इन चीज़ों को बाय नहीं कर रहा कि हम सिंध में पानी नहीं दे रहे हैं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम तासुब कर रहे हैं, हम जो है स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं, या हम कोरोना से मुतालिक मार्केटें बंद कर रहे हैं, या सनतकारों के साथ मसले कर रहे हैं। वो कोई बात, और कह रहे हैं कि हमने बड़ी ईमानदारी से हुकूमत चलाई है 13 सालों तक। फैसल अजीज साहब, पूरी तारीख भरी पड़ी हुई है, जब जब हुक्मरानों ने जुल्म किया है उसका एटीट्यूड ऐसे ही रहा है। जो आप फरमा रहे हैं, कभी वो नहीं मानते और उनको कभी भी अपना जाना याद नहीं रहता, अपना मरना याद नहीं रहता। वो समझते हैं कि वो बिल्कुल जो मौत है वो दूसरे लोगों के लिए, उन्होंने ऐसे ही बादशाह रहना है, ऐसे ही वजीर आजम, ऐसे ही वजीर आला रहना है। उनको तो अपनी मौत कभी याद ही नहीं आती, दूसरे तो उनको भी अपनी सीट से उतरना भी कभी याद नहीं होता। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो लोग ये सारा जुल्म कर रहे हैं वो उनका एटीट्यूड ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ भी बुरा किया नहीं। देखिए 13 सालों में एक कतरा इजाफी पानी शहर को नहीं दिया, बल्कि जो पानी लाइनों में आता था उस पे भी 100 से ज्यादा हाइड्रेंट बनाकर उन पानी के, कराची के लोगों का पानी उन्हीं बेच रहे, अरबों रुपए का पानी बेच रहे। 13 सालों में एक ट्रांसपोर्ट की बस नहीं दी है। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो मेट्रो बस और BRT चला रहे हैं, हम चिंची रिक्शे पे आ गए। पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर, 13 सालों में 2.5 लाख नौकरियां दी हैं इन्होंने। एक नौकरी इस शहर के लोगों को नहीं दी। जो कोटा सिस्टम जिसपे हम जिस पार्टी में पहले थे, तो कोटा सिस्टम खत्म करने के ऊपर ये सारी पार्टी बनी। अब गजब खुदा का, अब ये कहते हैं खुदा के वास्ते उस कोटे पे तो हमारा कोटा दे दो 40%। मजे की बात है कि ये वाली पीपल, एक इस पार्टी के बानियों ने पहले कोटा लगाया, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे चले गए। ये कहते हैं उस कोटे पे भी कोटा नहीं देंगे, उससे भी ये जाली डोमिसाइल बनाकर उस कोटे पे भी लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, जाली डोमिसाइल बनाकर बाहर से लाकर लोगों को उसके ऊपर जो है वो भर्ती कर रहे हैं और पैसे लेकर भर्ती कर रहे हैं। मेरी सारी बातों का मकसद कोई खुदा न खास्ता ये नहीं है कि मैं कोई सिंधियों के खिलाफ या सिंधियों ने ये ज्यादती की है, नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ज्यादती करी। यही पीपल्स पार्टी कराची पे जो काम कर रही है, लाड़काना में भी वो पानी नहीं दे रहे। लाड़काना में भी बच्चे को कुत्ता काट रहा है तो वो मर रहा है, उसको वैक्सीन लगाने वाला नहीं, उस माँ के सामने वो मर जा रहा है वो बच्चा। खैरपुर में और तमाम सिंध भर में जो है वो जहाँ से जानवर पानी पी रहा है वहां से इंसान पानी पी रहा है। तो मेरी किसी बात का मतलब ये ना लिया जाए खुदा न खास्ता कि मैं कोई हमारे सिंधी भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये कराची पे भी जुल्म कर रही है। फर्क ये है कि हमारे सिंध के दूसरे जो गांव, गोट और जो रूरल एरियाज हैं, उन्होंने बेचारों ने कई दहाई पहले अपनी तमाम हालात को अपनी किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया। हमारा मसला ये है कि हम जो है वो रेजिस्ट करते रहे हैं, करेंगे। हमें ये उसी डोमेन में लाना चाहते हैं, तो हम उस डोमेन में नहीं जाना चाहते। हम अब खुद को भी आजादी दिलवाएंगे पीपल्स पार्टी से और सिंध के दूसरे लोगों को भी हम आजाद करवाना चाहते हैं। फैसल भाई, अगर आपके पास टाइम हो तो 1 मिनट की जरूर बात करना चाहता हूँ इस हवाले से, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अफगानिस्तान के हालात के हवाले से जो चैलेंजेस पैदा हो गए हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला देखिए। आप आज जो दुनिया जश्न मना रही है कि, और पाकिस्तान में भी लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान में फतह हो गई, तो जो हारने वाली कुव्वतें हैं वो अगर आज बैठकर सोचें कि भाई हमें ये शिकस्त क्यों हुई है, तो पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त आएगा और पाकिस्तान को फिर वो सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। इंडिया आपके बराबर में उसको एम्बेरसमेंट हुई, 13 उसकी एम्बेसीज बंद हुई हैं। अमेरिका को एम्बेरसमेंट हुई है, नेटो की 49 जो है वो नेशंस हैं जिनको एम्बेरसमेंट हुई है, और पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त आता है कि भाई इनकी वजह से हुई है। तो देखिए आज के दौर में अगर आज जो हालात हैं, कल को वो पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचरिज्म शुरू हो तो ये नहीं होगा कि कोई अपनी फौज खुदा न खास्ता उतारेगा। हमारे यहाँ आपको पता है कि फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारे यहाँ एथनिक फॉल्ट लाइन है, हमारे यहाँ सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है, और हमारे जो महरूमियां हैं, इन्हीं महरूमियों में बाहर की एजेंसियां अपने एजेंट्स उतारेंगी और पाकिस्तान को इंटरनली इसको जो है वो खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की, इसमें क्योस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका मुकाबला आप गुड गवर्नेंस के बजाय के अलावा किसी और चीज से नहीं कर सकते। अवाम जब तक आपसे मुतमईन नहीं होगी हुकूमत से, तो वो आप इस जंग का मुकाबला नहीं कर सकते। और मुतमईन आप अगर पानी नहीं दे रहे मुझे पीने का, आप मुझे दवा नहीं दे रहे, तो और आप मुझे रोजगार नहीं दे रहे, तो मैं इस गवर्नेंस से कैसे मैं मुतमईन हो जाऊंगा और कैसे मैं मुकाबला करूंगा। अच्छा तो कमाल भाई,
एक इसमें बात आती है, एक और हुकूमत भी है, वफाकी हुकूमत, जिसने सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने कराची से सीट्स ली हैं। वो लाताल्लुक़ क्यों हैं? उनकी लाताल्लुक़ी की वजह क्या है? अभी भी 10 माह के बाद वो कराची तशरीफ लाए, चंद घंटों के अंदर केपीटी में उन्होंने मीटिंग की और वो मीटिंग भी उस तरह से सामने नहीं आई और वो बलूचिस्तान गए और वापस चले गए। पीटीआई का ये हुकूमत करने का तर्ज अमल क्या है? सिर्फ 18वीं तरमीम, ये क्या है? क्यों ऐसा कराची के साथ इमरान खान कर रहे हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट कि पीटीआई के कॉल और फेल में पहले दिन से तजाद है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जब वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो उसका नाम उन्होंने कर रखा है कि भाई हर यू टर्न लेने वाला, हर बात में यू टर्न लेने वाला आदमी जो है बड़ा लीडर होता है। दैट मीन्स कि झूठ बोलने वाला आदमी बड़ा लीडर होता है। आपने पूछा क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? वो तवज्जो दे नहीं सकते इसलिए कि अगर आज वो पीपल्स पार्टी को किसी काम से रोकेंगे तो ये जरदारी साहब अगर जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए तो पीटीआई के पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि दोनों के नंबर्स मिलाकर अपनी हुकूमत चला सकें। फिर 1 मिनट में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब को इस वाली बात का बहुत अच्छी तरह से पता है और जरदारी साहब को भी पता है। तो जरदारी उन्होंने पीटीआई की इस हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिर्फ बातें करनी है, सिर्फ मुंह से फायर करने हैं, बल्कि उन्होंने उसको कहीं से भी नहीं रोकना। और ये वाली बात का पीपल्स पार्टी को पता है। उनको पता है कि आज हमें पाकिस्तान में कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल वो आजाद हैं और इसलिए आजाद है कि अभी पीटीआई की हुकूमत चलानी है, चलवानी है। तो पीटीआई की हुकूमत चलाने की कॉस्ट जो है वो कराची वाले पे कर रहे हैं, हम तावान दे रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब को गिरवी रख दिए गए और हम जो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान में। ये पीपल्स पार्टी हमारे साथ कुछ भी करती रहे, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चलानी है, इसलिए पाकिस्तान हमारा कोई पुरसाने तो इसका मतलब है 2 साल इसी तरह से सिस्टम चलेगा, 2 साल तक, यानी कि इंतखाबात जब तक नहीं होंगे ऐसे ही माहौल रहेगा? नहीं चलेगा 2 साल। फिर देखिए जब आप मुझे दीवार से लगा देंगे, आप लोगों को दीवार से, आप चले मेरे साथ कराची के इलाकों में 4 महीने के बाद फैसल भाई 1 घंटे के लिए पानी आता है वहां पे। 2 महीनों के बाद जो एक यानी कि बल्दिया टाउन टू NH 249 चले, जहां पर साल में सिर्फ 6 घंटे पानी आता है, हर 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी है। इमेजिन कर सकते हैं कमाल भाई, जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे पानी आता ही नहीं है। लेकिन जहां आप रहते हैं वहां पर कम से कम लोगों के पास फैसल भाई इतने पैसे हैं कि वो पानी मैं भी जहाँ रहता हूँ वो पानी नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसे रखा हुआ है कि हम कम से कम खरीद सकते हैं। जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के लोग एक कनस्तर पानी नहीं, उनको रोटी खाना मुश्किल है फैसल भाई, वो पानी का एक कनस्तर नहीं खरीद सकते वहां पर। वो आप इमेजिन करेंगे कैसे जिंदगी में, तो सोच के आप जो आपका दिमाग पागल हो जाए कि भाई वो एक फैमिली, छोटी फैमिली जो कैसे जिंदगी गुजारती है। अच्छा कमल भाई, एक और अहम चीज, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सैयद मुराद अली शाह साहब की और उन्होंने स्कूल बंद करने का, स्कूल ना खोलने का ऐलान किया और एक मंतक लेकर आए कि जब तक पेरेंट्स की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, टीचर्स के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, तुलबा नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते। पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल खुल गए, एक निसाब तालीम, एक मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुआ 75 साल के बाद, एक ही निसाब तालीम सारे स्कूलों में होगा। सिंध गवर्नमेंट कहती है हम नहीं मानेंगे, स्कूल खोलो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। ये कुछ इन चीजों के ऊपर ज्यादा अलग पुश करने की जरूरत है। तहरीक जरूर चलनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे फौरन एक्शन की जरूरत है। यहां नस्ल तबाह हो रही है, बगैर पेपर दिए बच्चे पास हो रहे हैं, कॉपी कल्चर, चीटिंग, बहुत बुरा हाल है इस तालीम के महकमे का। इसको अलग डिस्कस करना चाहिए सियासी जमातों को। देखिए आप, मुझे तो अब इस वाली बात पे बिल्कुल यकीन हो चला है कि ये वाली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस मुल्क से कोई बदला ले रही है, मुझे लगता है। और ये मुझे इस वाली बात पे कहने में कोई आर नहीं है कि ये कराची दुश्मन गवर्नमेंट तो है, बिल्कुल कंफर्म बात है। और ये मुल्क दुश्मनी का भी काम कर रहे हैं। ये जो ये इक़दामात हैं, मुझे ये बताइए कौन सी, आप इस शहर में रहते हैं, कौन सी कोरोना की SOPs पूरे शहर भर में फॉलो हो रही हैं कि आप स्कूल, जहां अगर स्कूल बंद है तो जहां बच्चे अभी घूम रहे हैं वही बच्चे घूम रहे हैं पूरे शहर भर में। तो वहां तो कोई भी कोरोना की SOPs फॉलो, वो बच्चे घर पे तो नहीं बैठे हुए, वो घूम रहे हैं पूरे शहर। भाई स्कूल में तो ये होता कि आपको उन सबको वैक्सीनेट करके, उनके घर वालों को वैक्सीनेट करते, उनके सर्टिफिकेट लेते, घर के स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट करते, और फिर ये भी तय हो गई थी बात कि भाई हफ्ते में 2 से 3 दिन स्कूल होंगे। तो अगर कहीं सबसे ज्यादा SOPs फॉलो हो रही थी तो वो तो स्कूलों में हो रही थी और हो सकती हैं। जहां पर कंट्रोल एनवायरनमेंट आप ही कर सकते हैं, आप वहीं पर सबसे ज्यादा जो है वो पाबंदियां लगा रहे हैं। अब जो है वो ये हर्ट कर रहा है। हम ये
हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारी ये नस्ल कुशी के तौर के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल समझ से बालातर बात है और ये बिल्कुल ठीक। अगर तो आप बहुत अच्छी SOP शहर भर में चला रहे होते तो मैं इस वाली बात को मान लेता। शहर पूरा जो है वो कोई SOP शहर में नहीं है। कहीं भी हम तमाम जगहों पे जाते हैं, मसाजिद, इमाम बारगाह, मजालिस और सड़कों पर, दुकानों में, रोडों पर, बसों में, ट्रांसपोर्ट, कौन सी SOP कहाँ फॉलो हो रही है? कहीं भी जगह कोई आप सिर्फ तालीमी इदारे बंद करते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है और इससे जो बचा कुचा तालीमी निज़ाम था वो तबाह बर्बाद हो रहा है। पर मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि भाई इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस पाकिस्तान के आज के हालात को सामने रखते हुए इनको खुली छुट्टी दे दी गई है और ये सही मायनों में इस मुल्क को और खास तौर पे शहर को तबाह करें, क्योंकि कराची तबाह होगा, पूरा पाकिस्तान तबाह होगा और एक एक शोबे को ये तबाह करते, बर्बाद करते चले जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान चलाने वालों से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चलाने के रोमांस से जब वो फारिग होंगे ना और उनको मुल्क ठीक करने का ख्याल आएगा तो शायद उस वक्त तक कोई बहुत देर ना हो चुकी हो। जरदारी साहब हुकूमत नहीं चला रहे, रियासत बना रहे हैं, जिनको उन्होंने अपनी पर्सनल जागीर बना ली है। पुलिस वाला उनका, जो है वो जुडिशरी उनकी, अफसर उनका, ट्रैफिक पुलिस वाला उनका, वो तो उनकी पूरे जाती मुलाजमीन हो गए सारे के सारे लोग। वो तो सारे जाती, कोई आप कहीं से भी सांस नहीं ले सकते। लेकिन आप जो एटीट्यूड बता रहे हैं कि ये जो एटीट्यूड है ना सारा हुक्मरानों का कि नहीं हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सारे दुनिया में गुजरे हुए फिरौनों का यही एटीट्यूड रहा है आखिरी वक्त तक। जब ये एटीट्यूड आ जाता है, मजलूम खड़ा हो जाएगा। यही हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे मजलूमों की कोशिश किए बगैर जुल्म कभी आज तक दुनिया में खत्म हुआ नहीं है। आज जालिम वो नहीं है जो जुल्म कर रहा है, जालिम वो है। बिल्कुल सही कमाल भाई। मेरा आखिरी सवाल, ताजिरों का बहुत अहम रोल है। आपने कहा 70% कराची के लोग टैक्स देते हैं, कराची टैक्स देता है वफाक को। सनतकारों का बड़ा किरदार है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का बड़ा किरदार है, वकला का बड़ा किरदार है। आप जो तहरीक चला रहे हैं उसमें इनकी पार्टिसिपेशन होगी? आप इनसे बात कर रहे हैं, सनतकारों से, चैम्बर वालों से, ताजरों की तंजीमों से, वकला की तंजीमों से, इन लोगों से भी, ये भी आपके साथ शामिल होंगे इस तहरीक में? देखें, ये बड़े ताजिर जो है ना, बड़े ताजिर फैसल साहब, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे कहूँ, ये तो आपसे बैठकर सब लोग आपसे बात करेंगे, सारी अपनी रुदात सुनाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये तो हमारे लोग जो है वो सबसे ताल्लुकात हैं उनके, सबके पास जाते हैं, सबसे ताल्लुकात हैं और वो चाहते हैं कि बस आप जो है वो कुर्बानी दे दें, आप उनके लिए मर जाएं, लुट जाएं और अपने आप को, और कल को वो कमेंट्री भी कर रहे हो आपके ऊपर कि ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, लेकिन जो है वो आपके साथ आकर खड़े हो। लेकिन हाँ, ये जो छोटे ताजिर हैं जी, वो बिल्कुल हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारे छोटे जो ज्यादा मुतासर हैं, इस शहर के दुकानदार, उनकी एसोसिएशन, चैम्बर के लोग और ये तमाम, और फिर उसके अलावा आम लोग, एक आम आदमी जो कि पिस गया है, मर गया है, उसको डेफिनेटली जो है वो बहुत बहुत परेशानी है। और अब वो इस वाली बात पर चले, अब आखिरी चीज ये बताएं कि अंदाजन किस तारीख को आपकी तहरीक चलेगी? अंदाजन भाई, हम जो है वो कराची में देखिए, हम अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन और रात इसी तहरीक के ऊपर काम हो रहा है और इसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। हम जिस दिन ये समझेंगे कि हमें राइट टाइम आ गया और हमारी सिचुएशन हो गई, हम लोगों तक पहुंच गए, इंशाअल्लाह आपको अनाउंसमेंट भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। टीम की भरपूर कोशिश थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब ने कहा कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल होऊंगा, सैयद सरदार अहमद साहब ने भी यकीन दिलाया, लेकिन दोनों ने प्रोग्राम के दौरान इस मौजू पर बात करने से इनकार किया, रिप्लाई नहीं किया। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।